So, greetings to all. Once again, welcome to our YouTube channel. In this session, we are going to discuss about polynomials. We will complete this entire chapter according to the CBSE curriculum, and this session will be beneficial for other state boards also. Okay, those who are going to write the exams for other state boards, it will be beneficial for those students also. And the language of this session will be bilingual. It will be Hindi plus English. Okay. सो पोलिनोमियल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका एक अच्छा खासा वेटेज भी होता है कई सारे बोर्ड्स में, एंड एलजेब्रा का टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इससे पहले आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। क्लास 9th में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो पोलिनोमियल्स के बारे में, जहां हमारे पास वन वेरिएबल के पोलिनोमियल्स थे। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पोलिनोमियल्स है क्या। तो सबसे पहले आपने क्लास 8th में पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। क्लास 8th में आपने इनके बारे में पढ़ा, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो थी वो हमारी एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस थी, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स थे, कांस्टेंट टर्म्स थी और एक्सपोनेंट्स थे, यानी कि पावर्स थी वेरिएबल्स की। राइट, मल्टीपल वेरिएबल्स भी थे उस टाइम पे। पॉलिनोमियल्स में भी हो सकते हैं, बट पॉलिनोमियल्स को लेकर के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही स्पेशल केस है पॉलिनोमियल। अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ चीजों को सेटिस्फाई कर दी, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दी, तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाती है। बट वो कंडीशंस क्या है जो हमने 9th में डिस्कस कर दी है, अभी फिर से करेंगे। क्लास 9th में भी हमने वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स डिस्कस करे थे, क्लास 10th में भी हमारे पास यही है। ठीक है, तो तीन रूल्स होते हैं पॉलिनोमियल्स को लेके। पहली चीज तो नंबर ऑफ टर्म्स नॉन जीरो होती है एंड फाइनाइट होती है। राइट, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी नॉन जीरो एंड फाइनाइट, यानी कि जीरो भी नहीं हो सकती है वो टर्म्स, एंड इनफाइनाइट टर्म्स भी नहीं हो सकती है। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स मस्ट बी रियल नंबर्स। ठीक है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी देखा था कि कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स होते थे, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं अगर, तो काम चल जाता है। एंड तीसरी कंडीशन यहाँ पर है, तीसरी कंडीशन है कि जो पावर्स होगी वेरिएबल्स की वो होल नंबर होनी चाहिए, मस्ट बी होल नंबर्स। होल नंबर सबको पता होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये है क्या सारे के सारे रूल्स, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले पहला रूल तो सबको समझ आ गया होगा, बट अगर सेकंड रूल की बात करें कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स वाले की, तो रियल नंबर वो कह रहा है कि रियल नंबर होने चाहिए। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। ठीक है, एंड फिर भी मैं एक बार वो बता देता हूँ कि लगभग सारे नंबर्स रियल ही होते हैं, बस कुछ नंबर्स नॉन रियल होते हैं, जिसमें हम अगर रूट में कुछ नेगेटिव आ जाए तो उसको नॉन रियल मानते हैं, और अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो यूजुअली ये दो आपको देखने को मिलेंगे नॉन रियल नंबर्स। राइट, सो ये नॉन रियल होंगे। अच्छा, अगर माइनस का रूट ए लिखा है तो ये रियल है, ये चीज ध्यान रखना, ये रियल है बट ये नॉन रियल है, इसको इमेजिनरी कहते हैं। राइट, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, एंड किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या दिक्कत आ सकती है कि जो पावर्स होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर है या नहीं है ये आप कैसे पहचानोगे? तो मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, आप सबको एक चीज पता है कि अगर x की पावर m है उसको डिवाइड करते हैं x की पावर n से, तो वी गेट x की पावर m माइनस n। राइट, ये सबको पता है। अब इससे रिलेटेड दो रूल्स हैं। एक तो अगर हमारा m और n इक्वल हो जाता है तो हमारा जो ये रूल था ना, ये बन जाएगा x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m इक्वल्स टू x की पावर m माइनस n। अब आपको पता है x की पावर m खुद से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होगा तो 1 बनेगा। राइट, एंड वहां क्या हो रहा है, x की पावर m माइनस m। अब m से m सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा, तो इट विल बी x की पावर 0। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, पहली चीज तो ये। अब अगर मैं इसी केस में, मतलब इसी आइडेंटिटी का या इसी प्रॉपर्टी का सेकंड केस लेता हूँ, जब मैं m की वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है x रेस टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय x रेस टू दी पावर n इक्वल्स टू x रेस टू दी पावर 0 माइनस n।
यहाँ आप देखोगे कि इट विल बी 1/x⁻n इक्वल्स टू x⁻−n, क्योंकि देखो ये तो 1 है, ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो 1/x⁻n आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0-n, जीरो में से आप कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ -n आ गया। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कोई पॉजिटिव पावर भी होगी ना तो वो नेगेटिव पावर देगी ऊपर आके, यानी कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर है तो उसका मतलब रेसिप्रोकल होता है हमेशा। अब ये इनको हम कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x⁻5 प्लस 4x² प्लस 6/x+3 ये पोलिनोमियल है क्या, आप सबसे पहले चेक करोगे कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स को, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स को चेक करोगे, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, आप सबको चेक कर लो, आपको सारे रियल नंबर्स ही मिलेंगे, ये है ना, इसमें से कोई नॉन रियल में तो है नहीं। इसके बाद पावर चेक करोगे तो यहाँ पे पावर 5 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पे पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पे x नहीं है तो अपन इसको x की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं जो कि अगेन एक होल नंबर है। बट ये वाली जो टर्म है इसमें नीचे आ रहा है x, यहाँ पे x की पावर -1 होगी, एंड -1 एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक पोलिनोमियल नहीं हो सकती, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई हो गई टू बी अ पोलिनोमियल। तो ये रूल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और केस लेते हैं, √3x⁵ प्लस √-2x प्लस 2x³ प्लस 5x प्लस 1। अब ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो जब आप देखोगे तो उसमें पावर्स तो सारी की सारी होल नंबर में आ रही है, बट जो हमारे पास ये जो चीज है ना हमारी, ये कोफिशिएंट ऐसा हो गया जो कि रूट में नेगेटिव हो गया, जो कि इमेजिनरी हो गया, तो अगेन दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, राइट। सो ये चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी पावर्स ऐसी हो सकती है जो होल नंबर नहीं होगी। एक चीज सोच के देखो कि अगर x², अगर सपोज √x लिखा है, √x का मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास x आ जाता है, यानी कि जो ये रूट वाली चीज होती है ना, ये कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड है, तभी तो उसका इसकी पावर चेंज करने पे x आ रहा है। अगर मैं इसको x की पावर m मान लूं तो आई विल गेट x की पावर m होल पावर 2 विल बी x। सो मैं कह सकता हूँ x की पावर 2m विल बी x की पावर 1 एंड 2m की वैल्यू आ जाएगी 1, m विल बी 1/2। ये इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, बट इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जो रूट होता है ना, रूट फ्रैक्शनल पावर को रिप्रेजेंट करता है। whenever you have a square root of x, it means x raised to the power 1/2। when you have x का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर उसका फोर्थ रूट है तो उसका मतलब होता है x की पावर 1/4, और अगर इसका nth रूट है, अगर x का nth रूट है तो उसका मतलब होता है x की पावर 1/n। कंक्लूजन ये है कि अगर यहाँ पर रूट में भी आ जाता ना कुछ, तो उस केस में भी हमारा जो नंबर है, उस केस में भी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं होता। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि x⁻⁴ प्लस 3x² प्लस 5√x प्लस 4, अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमें, ये 5√x है ना, इसका मतलब है 5x⁻⁴ एंड सिंस 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एंटायर एक्सप्रेशन एज पोलिनोमियल, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, राइट। तो ये हमारा रूल है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं पोलिनोमियल्स को। ये अभी तक हमने क्लास 9th की बातें करी है, अब आते हैं क्लास 10th की, ठीक है। सो क्लास 10th में भी हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम बात करेंगे रूट्स की, कि जीरोस की, सॉरी, कि जीरोस क्या होते हैं पोलिनोमियल के, जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है, एंड बाकी चीजें। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हो वो है इनका क्लासिफिकेशन, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बता देता हूँ मैं डायरेक्टली, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का क्या क्लासिफिकेशन होता है। पहली चीज तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, वो होती है a1x⁻n प्लस a2x⁻n−1 प्लस a3x⁻n−2, ऐसे करके चलता है ये, ठीक है, an प्लस 1 तक। यानी कि इसमें इतनी सारी टर्म्स, मतलब इसमें जितनी भी टर्म्स होगी फाइनाइट टर्म्स होगी। पहली चीज, एक्स की पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी, लास्ट टर्म में आते आते एक्स की पावर 0 हो जाती है जहां तक पॉसिबल होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल्स की। एंड
इसमें डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि इस केस में उसकी डिग्री n है। ठीक है, अगर जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5x⁻³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 इसकी मैक्सिमम पावर है। अगर मैं लिखता हूँ 2x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x⁵ माइनस 2x⁵ प्लस 4x प्लस 1, अब इसकी डिग्री क्या होगी? अब आप बोलोगे इसकी डिग्री 5 होगी, लेकिन इसकी डिग्री 4 है एक्चुअली। क्यों है 4? बिकॉज दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट विद दिस वन, राइट? तो अभी हमारे पास यही बची है, और इन टर्म्स को अगर आप देखते हो तो आपके पास ये जो टर्म है इसमें हाईएस्ट पावर है जो कि 4 है, तो 4 विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर जो उसमें प्रेजेंट है वेरिएबल की। ठीक है, अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देर आर फाइनाइट पॉलिनोमियल्स, बट फिर भी काफी सारे होंगे ये। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो हमारी पावर रहेगी वो फाइनाइट ही रहने वाली है, वो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। तो जो भी जिस भी नंबर तक आप पॉलिनोमियल बनाओगे उतनी ही उसकी डिग्री रहेगी, उतने ही उसके क्लासिफिकेशन रहेंगे। बट जो मेजर हमारे क्लासिफिकेशन है वो है 1 डिग्री वाला, जिसको हम कहते हैं लीनियर, राइट? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक। ये लगभग क्यूबिक हट से ही चुका है अपने सिलेबस पे। एंड इसके बाद जो भी होती है उसको कहते हैं पोलिनोमियल विथ डिग्री एन, या बाई क्वाड्रेटिक भी होता है वैसे 4 वाला, लेकिन अपन फिर भी इनको यही कंसिडर कर लेते हैं एन डिग्री वाले को, पोलिनोमियल विथ डिग्री एन, राइट? सो ये चीजें हैं पोलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप अभी तक का समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्पेसिफिकली, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जीरोस का क्या मतलब होता है एक्चुअली, ग्राफ में और एल्जेब्रा में, दोनों में। सो पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है पोलिनोमियल का, ये एक पोलिनोमियल है। अब इसके जीरोस का क्या मतलब होता है एक्चुअली? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दो वेरिएबल्स दिखाई देंगे मेजरली। एक तो आपको दिखाई देगा एक्स, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स हो गया हमारा एक वेरिएबल। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो पी एक्स भी अपने आप में एक वेरिएबल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन पी एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो ये काइंड ऑफ सेकेंडरी वेरिएबल है यहाँ पे ना, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू पे। तो अपन कह सकते हैं एक्स तो एक तरह का हमारे लिए प्राइमरी वेरिएबल हो गया। अभी ये तो हमारे लिए एक तरह का प्राइमरी वेरिएबल हो गया, और पी एक्स जो है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स पे, तो ये एक तरह से हमारे पास सेकेंडरी वेरिएबल हो गया, राइट? नाउ अगर हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, इसका मतलब होता है वो वैल्यूज एक्स की, वो वैल्यूज यानी कि प्राइमरी वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसपे ये पी एक्स जो है वो जीरो हो जाता है। यानी कि एक्स की कुछ ऐसी ऐसी वैल्यूज होगी जिन पर ये पी एक्स जीरो हो जाएगा, उसी को हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। लाइक इन दिस केस अगर मैं -1 रख दूं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू -1 रखने पे इट विल बिकम, देखो जब हम एक्स की जो भी वैल्यू रखते हैं ना तो उसको यहाँ पे रिप्लेस करना होता है। मतलब इससे दिखाई देता है कि द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू -1, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 -1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1, यानी कि हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू -1। नाउ इट विल बी 3 into 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देन इट विल बी -4 प्लस 1। तो अभी आप देखोगे इसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 3 + 1 4, 4 - 4 0। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई एट एक्स इक्वल्स टू 1। सो ये जो वैल्यू है x equals to 1, this is one of the zeros of this polynomial, right? अब हम बात करेंगे ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है। तो देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं ना इसका, तो हम x जो हमारा प्राइमरी वेरिएबल है इसको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारा सेकेंडरी पी एक्स है इसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा y होता है उस टाइम पे। अब आप ग्राफ की अगर बात करते हो
तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है कि जो हमारा ये एक्स वाई प्लेन होता है उसको हम यूज करते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। जैसे आप गूगल मैप भी यूज करते हो तो आपको लोकेशन वगैरह कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बताता है। ये इसका सीन बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज कि मैं कुछ छोटा सा ही बना देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये लिखा हुआ है 3, 2, उसका मतलब हुआ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है। अब इस पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं? इस पॉइंट का मतलब होता है कि आपको 3 यूनिट्स तो चलना पड़ेगा एक्स की डायरेक्शन में और 2 यूनिट्स चलना पड़ेगा वाई की डायरेक्शन में। तो यू विल रीच एट दिस पॉइंट विल बी 3, 2, ठीक है। ये 3, 2 होता है। अगर हम बात करें किसी पॉइंट की जहां पर हम बात करें जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरोस का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसपे वाई जीरो होगा, ठीक है। इसको और भी कर देते हैं -1, -2, क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, पता होगा ये चीज। एंड देन इट विल बी -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब मैं बात करूं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल की, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का क्या सीन है कि वो वैल्यूज जिस पर वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। वाई की वैल्यू कहाँ जीरो होगी, सोच के देखो, वाई की वैल्यू कहाँ जीरो होगी। पहली चीज तो मैंने बताया जो ये ऑर्डर पेयर है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, ये एक्स वाई इस फॉर्म में होता है। अब ये वाई जीरो होने वाला है, यानी कि ये जो आपने डिस्टेंस कवर करी थी वाई एक्सिस के अलोंग वो जीरो होने वाली है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर ही नहीं करोगे, और अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर नहीं करोगे तो उसका मतलब आप एक्स एक्सिस पे ही रह जाओगे। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो ही ऐसी पूरी की पूरी लाइन होती है जहाँ वाई की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि एक्स एक्सिस का कोई सा भी पॉइंट हो वो वहां पर वाई जीरो रहने वाला है। तो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब है एक्स एक्सिस के कोई ना कोई पॉइंट। अब जो ग्राफ बनेगा ना हमारा, ग्राफ अलग अलग टाइप के बनेंगे। जैसे लीनियर पोलिनोमियल नाम से पता चल रहा है लाइन है ना, तो इसका लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरह से। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये हमारा पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता है। लेकिन अभी लीनियर के एग्जांपल से समझते हैं। ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ बन गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब अच्छा, लाइन तो वैसे भी स्ट्रेट ही होती है, सांप जैसी तो हो नहीं सकती है ना, तो स्ट्रेट लाइन बोलने की जरूरत नहीं बार बार। तो ये लाइन यहाँ से गई और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इसका मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो इस पोलिनोमियल का जीरो वाला पॉइंट है, क्योंकि इस पूरी लाइन पर है ना, इस पूरी लाइन पर ये ही इकलौता पॉइंट है जहाँ वाई जीरो होगा। बाकी आप कोई सा भी पॉइंट लोगे ना इस पूरी लाइन पर तो वहां वाई जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वाई जीरो? वाई इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि जैसे अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो इसकी भी कुछ तो डिस्टेंस है ना यहाँ वाई एक्सिस के लोग, इसकी भी वाई एक्सिस के लोग कुछ तो डिस्टेंस है। कोई भी पॉइंट होगा उसकी वाई एक्सिस के लोग कुछ तो डिस्टेंस होगी, केवल यही ऐसा पॉइंट होगा जो वाई एक्सिस के लोग जिसकी कोई डिस्टेंस नहीं है। दूसरी बात कि लाइन जो होती है वो दूसरी लाइन को एक ही जगह पे काट सकती है, एक लाइन दूसरी लाइन को दो जगह पे नहीं काट सकती है ना। दो लाइंस केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो केवल यही एक पॉइंट होगा जहाँ ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और यही एक पॉइंट होगा जो उसका जीरो बताएगा। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द नंबर ऑफ जीरोस, राइट, बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ। तो ग्राफिकली ये मतलब होता है, यानी कि अगर आपको अभी मैं ग्राफ देके पूछूं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मैं ग्राफ दे देता हूँ, उसका पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा। तो उसमें अगर मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कि दीज 2 पॉइंट्स विल बी जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट। अगर एक क्यूबिक का मैं बना दूं ऐसे करके तो ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट्स होंगे, ये हमारे जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है एक तो कि मतलब ये पेपर में नहीं, अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जीरोस और डिग्री किसी तरह से रिलेटेड है क्या आपस में? तो बिल्कुल है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसमें मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम दो जगहों पे काट सकता है एक एक्स एक्सिस को, दो से ज्यादा जगहों पे नहीं काट सकता। अब आप बोलोगे कि मैंने मैक्सिमम दो क्यों बोला, दो से कम जगहों पे भी काट सकता है क्या? तो बिल्कुल काट सकता है। अगर हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे टच करके चला गया जिसको, तो ये एक ही पॉइंट पे टच किया ना उसने, तो देयर विल बी ओनली वन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, भले ये क्वाड्रेटिक है।
और इवन कई केसेस में ये भी होता है कि ये जस्ट टच ही नहीं करके जाता, ये ऐसे ही करके निकल लेता है, तो इस केस में तो कोई भी जीरो नहीं हुआ इसमें, ठीक है, तो ये चीज भी होती है। तो ये चीजें थी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। जब तक हम बात करते हैं इसकी ग्राफ्स की, ठीक है। अब बात करते हैं अलजेब्रा में इसके जीरोस कैसे निकालेंगे हम। अभी तो हमने ये तो बात कर ली कि चलो ठीक है क्या है क्या नहीं है, अब निकालेंगे कैसे जीरोस, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। अगर देखो लीनियर है तब तो बिल्कुल सिंपल है। लीनियर में तो क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया पी एक्स इक्वल्स टू 5x+3। अब इसके जीरोस निकालने, यानी कि वो वैल्यूज जिसपे पी एक्स जीरो हो जाएगा, तो मेरे को पता चल गया ना पी एक्स जीरो हो जाएगा, तो मैं पी एक्स की वैल्यू जीरो रख देता हूँ। अब जैसे ही पी एक्स की वैल्यू जीरो रखी है, मेरे पास इक्वेशन आ गई। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करना हमने 8th क्लास में सीखा है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू लिख देंगे 5x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/5। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। यहाँ आपने अगर कुछ नोटिस किया हो तो मैं बताता हूँ जो करना चाहिए था नोटिस, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना इस पोलिनोमियल की, वो होगी 5a+b। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसका a की जीरो निकला, वो भी निकला -b/a की फॉर्म में। तो कुछ रिलेशन होता है जीरोस और पोलिनोमियल, जीरोस और कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स किस तरह से रिलेटेड होते हैं उसके जीरोस से, राइट। तो एक चीज मैं बताता हूँ, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे या किसी भी पोलिनोमियल के हम सोल्व क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे बेसिकली, तो हम उससे एक इक्वेशन बना देंगे। हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे क्योंकि हम उसको जीरो से इक्वेट करेंगे जैसे हमने इस केस में करा, राइट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलेगी। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता भी है या नहीं आता, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो हमको नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, ठीक है ना। हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डायरेक्टली सोल्व करना आता है। हम करते क्या है एक्चुअली, इनको सोल्व कैसे करते हैं, हम इनको कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम उसको फैक्टराइज करके दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इन वन वेरिएबल। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो हम एलिमिनेशन वगैरह ये वो लगा करके और हम उससे दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इन वन वेरिएबल, राइट। सो ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इससे मैं लीनियर कैसे बनाऊंगा, इसके दो फैक्टर्स बना दूंगा जिसमें दोनों में x की पावर 1 1 होगी, ताकि मल्टीप्लाई होकर x की पावर 2 बनाएंगे, है ना। तो ये हम इसको बेसिकली फैक्टराइज करते हैं, जो कि आपने सीखा है क्लास 8th के फैक्टराइजेशन में कि किस तरह से फैक्टराइज होती है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके फैक्टराइज करेंगे उसको। लेकिन अब बात ये आती है कि जब फैक्टराइज कर देंगे तो होगा क्या। देखो फैक्टराइज करने पे ये होता है कि जब आपके पास इक्वेशन होगी ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, वो ऐसे दी हुई होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म ये होगी ax² + bx + c। और हम इसी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्योंकि लीनियर वाला तो आप आराम से कर लोगे, इसी पे सारा फोकस रहेगा कि इसको लेकर के क्या सीन है। तो ax² + bx + c ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगी। इसको अगर आप जीरो से इक्वेट कर देते हो तो जीरो से इक्वेट करते आपके पास ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आप कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हो, तो इसको आप फैक्टराइज करते हो। अभी तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, फैक्टराइज करते हो तो इसके दो फैक्टर्स ऐसे करके आएंगे, x - अल्फा x - बीटा, ऐसे करके फैक्टराइज हो जाएगी ये, ठीक है। जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो फैक्टराइज होने के बाद आपके पास क्या आएगा, इसके दो जीरोज आएंगे जो कि होंगे, देखो क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर्स में से कोई ना कोई जीरो हो या फिर दोनों ही जीरोज हो। मतलब अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आ ही नहीं सकता, आपको ही पता है। ऐसा पॉसिबल है मैं किसी नॉन जीरो नंबर को दूसरे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, नहीं होगा। बट एक नंबर जीरो हो उनमें से तो प्रोडक्ट जीरो आना पॉसिबल है। ये इस केस में यही चीज है कि एटलीस्ट एक तो इनमें से जीरो होगा ही होगा। और हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वल रखेंगे। तो एक बार तो हम कंसिडर करेंगे कि एक्स, क्योंकि देखो ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। हमारा बेसिकली गोल क्या है, हमारा गोल है वो वैल्यूज निकालना एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू इससे निकालता हूँ, एक्स इक्वल्स टू अल्फा रख देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और एक्स इक्वल्स टू बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि दोनों ही इसके जीरोज होंगे, ठीक है। मतलब या तो हम x - अल्फा को जीरो के इक्वल मान सकते हैं, तो इससे हमको मिल जाएगी x की वैल्यू अल्फा और उससे मिल जाएगी x की वैल्यू बीटा।
तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है इक्वेशन के जीरोस निकालने का। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके दो इक्वेशंस बनाते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर हमको अल्फा और बीटा पता है, हमको जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल पता है, और हमको कोई बोले कि इसके कोफिशिएंट्स के साथ इनको रिलेट करो, तो मेरे को पता है एक्स की वैल्यू अल्फा पर ये जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस अल्फा विल बी जीरो। देन मुझे पता है एक्स इक्वल्स टू बीटा है, इसका मतलब हो सकता है एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो आ जाएगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये दोनों फैक्टर्स हैं उस इक्वेशन के। अगर दो भी एक नंबर का फैक्टर है, छह भी उस नंबर का फैक्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा, जो कि वो नंबर खुद होगा। सिमिलरली क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके अलावा तीसरा फैक्टर तो उसका होगा नहीं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन, तो ये बन जाएगा, देखो इसको इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस बीटा एक्स, इसको इससे करेंगे माइनस अल्फा एक्स, या एक्स अल्फा जो भी लिखना है, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा इक्वल्स टू जीरो भी चल रहा है ये, तो इक्वल्स टू जीरो भी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कैसे आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हमको रिलेशन पता चल जाएगा, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करेंगे कैसे? इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक चीज होनी जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास कोफिशिएंट है, तो हमको दोनों इक्वेशन में ये चीज करनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट ना रहे। तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, इसको डिवाइड कर देंगे ए से, और इसको ए से डिवाइड करने पर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ये हमारे पास आ जाता है। और जब हमारे पास ये चीज आ जाती है तो क्या होता है कि अब हम इनको रिलेट कर सकते हैं आपस में। अब हम इनको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी वन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी वन है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। एक्स का कोफिशिएंट वहाँ क्या है, बी अपॉन है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन है, क्योंकि वो जो नेगेटिव साइन है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो पहला रिलेशन क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, अगर आप यहाँ देखोगे अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज सी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज सी अपॉन ए, तो ये सी अपॉन ए आ गया, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो होता है एक पोलिनोमियल का, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो हमारा ऑलराइट, तो हमारा ये चैप्टर चल रहा था, हमने अभी तक जीरोस और इनके बीच में रिलेशन की बात कर ली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, उसके हम पहले तो एक पॉलिनोमियल है, उसके पहले तो हम जीरोस निकालेंगे, फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो एक पी एक्स ले लेते हैं हम, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, ठीक है। तो उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होने वाला है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, कि सिंस वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यूज एट विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो वी विल पुट 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अभी तो ये जीरो के इक्वल रख दिया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करने के लिए हम दो लीनियर फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज करेंगे, और इसके लीनियर फैक्टर्स कैसे बनते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यानी कि सबसे पहले मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा,
मैं सी और ए को मल्टीप्लाई करूंगा, ए और सी का प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 5। ए और सी का प्रोडक्ट हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना वो अल्फा डॉट बीटा के इक्वल होता है। और ये वाली जो टर्म होती है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होती है उस केस में, माइनस अल्फा प्लस बीटा के, खैर जो भी है। तो अभी के लिए ये उससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है अभी इक्वेशन, है ना। तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका प्रोडक्ट ये आ गया 5। अब 5 के हमको ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिन दोनों का सम 6 के इक्वल आ जाए, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि काफी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। हमको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि देखो 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब जो दोनों फैक्टर्स होंगे पॉजिटिव होंगे, और दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे तो उनका जो सम आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और वो सम ही होगा, वो डिफरेंस नहीं होगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर सपोज एक फैक्टर पॉजिटिव है दूसरा फैक्टर नेगेटिव है, तो उस केस में जब आप इनका सम भी करोगे ना तो आपके पास इनका डिफरेंस ही निकल के आएगा। बट यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसलिए इनका सम करोगे तो सम ही आएगा आपके पास। तो 5 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और 5 होता है, एक 5 और 1 होता है, इसके अलावा तो क्या ही है बेचारे के पास में। तो 1 और 5 ही कंसिडर कर लो क्योंकि इन दोनों का सम 6 हो जाता है। तो हम इस 6 को देखो 5x स्क्वायर है प्लस इस 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5 एक्स प्लस 1 = 0। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के पर्पज से बताई है। आप डायरेक्ट अगले स्टेप पे आ सकते हो क्योंकि ये तो प्रैक्टिस हो जाती है आदमी की। तो इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 1 = 0। अब क्या है कि ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म आपने अच्छे से फैक्टराइज करनी सीखी है क्लास में। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना जस्ट आपने उस टाइम इतना ढंग से नहीं सीखा होगा, बट इसके बाद वाला जो फैक्टराइजेशन होता है इसको लेके पूरा का पूरा चैप्टर था एक, ठीक है। और जिसको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको तो इस सेशन में क्लियर हो जाएगी, बट जिसको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है, जिसको बिल्कुल बेसिक से भी फैक्टराइजेशन नहीं आता, तो उसको एक बार वो चीज देख लेनी चाहिए। क्लास 8 का चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसमें इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये जो शुरू की दो टर्म्स है इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे, इनमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, और एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5x + 1। बाद की दोनों टर्म्स में से हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 5x + 1, राइट। सो हमने इन दोनों टर्म्स में से 5 इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से भी 1 कॉमन ले लिया। अब हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही है, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में 5x + 1 कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ से बचता है x और वहां से बचता है 1, करेक्ट। सो ये फैक्टराइज हो गया। अब हमको पता है कि इसको कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसको वो वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है जो इन दोनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि जहाँ हमको हमारा गोल है एक्स की वो वैल्यूज निकालना जिनसे ये पूरी इक्वेशन जीरो बन जाती है, और इसके जो दोनों फैक्टर्स हैं वो ये हैं। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा कोई भी वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स की जिसमें से इन दोनों का कोई भी फैक्टर जीरो बन जाता है, जैसे सपोज ये वाला फैक्टर जीरो बन जाता है, तो वो जो वैल्यू होगी वो भी तो सेटिस्फाई करेगी ना इसको। आ रही बात समझ में? अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू निकाल देता हूँ जो इसको जीरो बना देगी तो वो इसको भी जीरो बना देगी। ये क्लास 9 की फैक्टर थ्योरम होती थी, ठीक है, वो ये चीज कहती थी। और वैसे कॉमन सेंस वाली चीज़ है, कोई उतनी अलग चीज़ है भी नहीं। तो अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू निकाल देता हूँ जो इस फैक्टर को जीरो बना देगी तो वो उस पूरे पोलिनोमियल को भी जीरो बना देगी, क्योंकि जो पूरा पोलिनोमियल है ना वो इन दोनों का ही प्रोडक्ट है, राइट। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो ही जाएगा, अगर ये जीरो हो गया तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी जीरो होता है ना अगर फैक्टर्स में से, तो पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो पहला फैक्टर जो 5x + 1 है, ये कब जीरो हो सकता है? ये तब जीरो हो सकता है जब x की वैल्यू -1/5 हो, है ना। इस इक्वेशन को सोल्व करने से मिल जाएगा। दूसरा फैक्टर है x + 1, ये कब जीरो होगा? जब x की वैल्यू -1। तो -1 एंड -1/5, these two are the factors of that quadratic polynomial. Sorry, these two are the zeros of that quadratic polynomial. अब रिलेशनशिप हमारा ये था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल आनी चाहिए, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमारा जो है वो c/a के इक्वल आना चाहिए। चेक करके देखते हैं पहले, ये वाला चेक करते हैं। इसकी एलएचएस क्या हो जाएगी? इसकी एलएचएस हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हो गया -1/5, बीटा हो गया -1, ठीक है, बीटा हो गया -1। सो दिस विल बी, ये माइनस का हमारे पास बन जाएगा 6/5, ठीक है, -6/5। चेक करके देखो एक बार कि आर एच एस इसके इक्वल आ रहा है क्या। आर एच एस क्या है? माइनस का b/a है,
माइनस का बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी मतलब माइनस का सिक्स, क्योंकि बी तो हमारा पॉजिटिव सिक्स है तो माइनस सिक्स हो जाएगा, और ए क्या है यहाँ पर फाइव है तो दिस विल बी ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्फा डॉट बीटा की। अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, सो दिस विल बी वन बाय फाइव। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए थी, सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए को चेक करते हैं, इट विल बी वन अपॉन फाइव, एज यू कैन सी दैट सी इज इक्वल टू वन एंड आई इज इक्वल टू फाइव। सो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो टू एक्स स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके चलना है, राइट। So this is a quadratic polynomial. Now we are supposed to find the zeros in this polynomial. So first of all, uh, we will factorize the polynomial. So factorization इसका कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है हमारे पास। तो पहली चीज तो उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद में हमारा अगला टास्क क्या होगा, इसके बाद हमारा अगला टास्क ये होगा कि हम इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेट तो कर दिया, इसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के हिसाब से। इन दोनों का प्रोडक्ट सिक्स आया, अब सिक्स के दो फैक्टर्स आपको लेने हैं, और उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या, उन दोनों फैक्टर्स का सम क्या होना चाहिए, फाइव। तो सिक्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वन और सिक्स, दूसरा होता है टू और थ्री, राइट। सो फैक्टर्स बन जाएंगे टू और थ्री। ओके, नाउ टू और थ्री फैक्टर्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम फाइव आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर देंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो फाइव एक्स है ना, इसको लिख देंगे टू एक्स प्लस थ्री एक्स। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इसको वो वाली स्टेप आप स्किप कर सकते हो जिसमें मैंने फाइव को टू प्लस थ्री लिखा था फिर मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि डायरेक्टली आप इतना तो कर ही सकते हो, एकदम थ्री आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है टू बी टू एक्स, फिर यहाँ से बचता है हमारे पास केवल एक्स, यहाँ से बचता है वन। यहाँ इन दोनों में कॉमन फैक्टर थ्री आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स, वहाँ से बचेगा वन, राइट, इक्वल्स टू जीरो। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो इट विल बी एक्स प्लस वन, और यहाँ से हमारे पास बचेगा टू एक्स, वहाँ से बचेगा थ्री। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो। सो या तो जिस पॉइंट पर ये जीरो होगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, और एक जिस पॉइंट पर ये जीरो होगा वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो एक्स प्लस वन को भी हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, और हम एक्स, ये जो टू एक्स प्लस थ्री है इसको भी जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। तो यही वो चीज़ है जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि हम उसको दो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस बन गई इन वन वेरिएबल, राइट। सो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। अब ये इधर एक्स विल बी माइनस वन, एक्स की वैल्यू है तो माइनस वन हो जाएगी, या एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री बाय। ओके, तो ये चीज़ है। ठीक, अब मैं कुछ याद रखने के लिए पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके काम आएंगे। पहली चीज़ तो ये कि कभी भी आपके पास एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन या ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई होती है, तो कुछ लोग यहाँ पे जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ जीरोस निकालने के लिए एक्स को डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों साइड्स को एक्स से डिवाइड कर देंगे और केवल इनके पास एक्स प्लस वन रह जाएगा, और यहाँ से कर देंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको दो, जितने ज़्यादा पॉसिबल उतने ज़्यादा जीरोस निकालने होते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखा है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ एक्स से, आप सोच रहे हो कि कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देते हैं और फिर छोटी बन जाएगी इक्वेशन, ऐसा नहीं होता है। आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पहले तो एक्स एक्स को कॉमन ले लोगे बाहर, इट विल बी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ दो फैक्टर्स हैं, या तो ये फैक्टर जीरो रखोगे फिर ये फैक्टर जीरो रखोगे। ठीक है, तो इधर एक्स विल बी जीरो और एक्स विल बी माइनस वन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, इस तरीके से हम इसके जीरोस निकालते हैं, जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतने ज़्यादा जीरोस निकालते हैं। ठीक है, कम ही नहीं छोड़ने जीरोस निकालने में, फ्री में हो रहा है, इसमें क्या कंजूसी करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको जीरोस दिए गए हों, इफ जीरोस आर गिवन, if zeros are given and we are supposed to find the quadratic equation,
वी आर सपोज टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद क्यूबिक का थोड़ा सा पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार बता दूंगा क्योंकि उसको बुक में दिया है और फिर कहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और ये लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी ऐसे ही देते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, और हो सकता है किसी बोर्ड के लिए वो हेल्पफुल होगी, तो इसलिए मैं दे देता हूँ क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड्स भी इंडिया के अंदर, राइट। सो इफ जीरोज आर गिवन, हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको पता है कि जीरोज है, अगर एक्स की वैल्यू 5, सॉरी एक्स की वैल्यू 5, ये एक जीरो है एक इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू 2, ये एक जीरो है एक पोलिनोमियल है, तो आप इक्वेशन कैसे निकालते हो? मेरे को पता है कि एक्स माइनस 5 पर ये जीरो होगा, एक्स माइनस 2 पर जीरो होगा, तो ये दो फैक्टर्स बन गए उसके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये आराम से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको जनरल केस अगर मैं लेके चलूँ, तो अगर मुझे बोल देता है कि दो जीरोज है पॉजिटिव पोलिनोमियल के, एक तो हो गया हमारा अल्फा और एक हो गया बीटा। अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज है पॉजिटिव पोलिनोमियल के, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो मुझे पता है एक्स माइनस अल्फा पर ये जीरो हो जाएगा और एक्स माइनस बीटा पर जीरो हो जाएगा, राइट। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा पर जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये दोनों जो होंगे ना, ये उस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अगर मुझे दो फैक्टर्स ही पता चल गए तो फिर उसके बाद तो क्या ही दिक्कत है निकालने में। उसके बाद मैं उसको निकालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये तरीका होता है जिससे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते हो अगर आपके पास जीरोस दिए हैं तो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। So this will be a quadratic polynomial. तो यहाँ तक की चीजें हो गई। अब थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं। क्यूबिक पोलिनोमियल का तो जस्ट वो रिलेशन है, वो मैं बता ही दूंगा, उसको कोई इतने क्वेश्चंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। पहली चीज तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर क्या है कि ये स्क्वायर की फॉर्म में तो है नहीं, बट हम इसको रूट 15 का स्क्वायर तो मान ही सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर अगर खास करके हो, क्योंकि इतना इतना पार्ट तो उसका पॉजिटिव है, उसको आप एक ऑपरेशन की तरह कंसिडर कर लेना। यहाँ पे देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कि 5 - 2 है, इसको आप 5 + -2 भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये चीज दी हुई है तो उसको आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, आप सिचुएशन के हिसाब से बना सकते हो जो भी है ना। अब यहाँ पर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है कि हमको ये पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव क्यों चाहिए? था कि हम इसका रूट लेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ना आए, हम इसको ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 15 को। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और मैंने ये ही क्यों करा और कुछ क्यों नहीं करा, क्योंकि जो बेस्ट यहाँ पे फिट बैठती है आइडेंटिटी वो यही वाली है। इसके अलावा मैं दूसरी आइडेंटिटी क्या लगाऊंगा? देखो हमारे पास जो मेन चार आइडेंटिटीज होती है ना, वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसकी फैक्टराइज जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तीन टर्म्स होती है, राइट। सेकंड होता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में तीन चीजें होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड होती है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी,
इसकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और इसके बाद जो लास्ट होती है वो होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में केवल दो ही टर्म्स होती है, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला यूज करा है। हम इन्हीं चार में से कोई ना कोई फॉर्म यूज करके फैक्टराइज करते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये एक जनरल केस है, और बाकी के जो तीन है ना वो इसी के स्पेशल केसेस कंसिडर किए जा सकते हैं, यानी कि जो बाकी की तीन आइडेंटिटीज है ये इसी आइडेंटिटी के स्पेशल केसेस हैं। तो ये तो हर जगह काम कर ही जाती है, बाकी आइडेंटिटीज स्पेसिफिक केसेस में काम करती है, तो इस केस में ये वाली काम कर जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15, राइट। सो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा, हमको इसके जीरोस निकालने थे, तो इसकी फैक्टराइज को हमको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास टी की वैल्यूज प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 आ जाएगी। अब ये तो दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों का सम अगर आप निकालते हो, अच्छा पहली चीज तो इसकी भी, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पर टी वाली टर्म तो है नहीं, यानी कि सिंगल पावर वाली टर्म नहीं है, तो आप इसको जीरो टी लिख सकते हो, प्लस रूट माइनस का था ना ये, माइनस का रूट 15 लिख सकते हो। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी 0। बी जीरो क्यों है, क्योंकि जो टी का कोफिशिएंट है वो 0 है, और सी जो है वो आपको मिलेगा माइनस का रूट 15, ठीक है। वहीं आपके जो जीरोज है वो है रूट 15 और माइनस रूट 15। जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो यहाँ पे आ जाएगा रूट 15 माइनस रूट 15, दैट इज 0। और इसकी जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए। माइनस बी अपॉन ए क्या है यहाँ पर, वो है 0/1, तो 0 ही आ गया ये भी, ठीक है। और जो आपका अल्फा डॉट बीटा होता है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय रूट 15, सो इट विल बी माइनस का 15। अब अगर आप इसको चेक करते हो, या एक सेकंड, ये यहाँ पे रूट में नहीं है, यहाँ पे बिना रूट के है। जो सी है ना हमारा वो बिना रूट के है, अगर आप इसको ढंग से देखते हो तो देखो सी हमारा बिना रूट के है ना। तो जब आप सी अपॉन ए लोगे तो इट विल बी 15/1, राइट, माइनस का 15/1, बिकॉज वो नेगेटिव है। तो ये अगेन दोनों की दोनों इक्वल आ गई। तो इस तरह से हम जीरोस और उसका रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब लास्ट के कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रूट 2 और 1/3, ये जीरोस एक पोलिनोमियल के, ये पोलिनोमियल के जीरोस, और हमको इसके पोलिनोमियल बतानी है। तो हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होती है हमारी, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इस चीज को आप ऐसे के ऐसे ही रहने दो, या तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो ये 3√2 प्लस 1/3 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ इरेशनल नंबर आता है तो हम उसको रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, बट ये तो एक्सेप्टेबल है जो अभी वाला केस है। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन अप टू दिस पॉइंट, एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड वी विल मीट एट द नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। तो अभी के लिए सेशन को एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे।